दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इस अपने करंट अफेयर वाली क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज तारीख है 27 दिसंबर। तो 27 दिसंबर के जो भी करंट अफेयर है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय समाचार, नेशनल न्यूज़। ठीक है, तो पहली जो नेशनल न्यूज़ क्या है कि नए आयकर अधिनियम की तैयारी। केंद्र सरकार ने घोषणा किया है कि नया आयकर अधिनियम न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। ठीक है, तो भारत सरकार ने दशकों पुराने अपने आयकर अधिनियम 1961 को बदलाव कर अब एक नया सरल कानून पेश किया है। उद्देश्य क्या है? कर कानूनों की जटिलता को कम करना, मुकदमा को घटाना, करदाताओं के लिए भाषा को आसान बनाना। प्रभावी तिथि यह कब से होगी? 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मोटा मोटा ये याद रखना है कि नया आयकर अधिनियम बनाया गया है। जो पुराना आयकर अधिनियम था जो 1961 से चला रहा था उसको ख़त्म करके अब जो नया आयकर अधिनियम पेश किया गया है यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। क्लियर? इसमें क्या क्या मुख्य बदलाव किए गए हैं? सरल भाषाओं की संख्या कम की गई है ताकि आम आदमी इसे समझ सकें। मतलब इसमें बदलाव क्या क्या किए गए हैं कि जो धाराएं थी, सेक्शन थी, उसकी संख्या को कम कर दी गई है जिससे आम आदमी भी इसे समझ सके। छूट और कटौती की बात की गई है। मतलब पुरानी व्यवस्था की तुलना में नई व्यवस्था में अधिक लाभ दिए जाने की उम्मीद है ताकि लोग डिजिटल लेन देन और निवेश के प्रति प्रोत्साहित हो सके। डिजिटल असेसमेंट, फेल फेसलेस असेसमेंट और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो नए आयकर अधिनियम में ये मुख्य बदलाव किए गए हैं। क्लियर? दूसरी घटना क्या है? वीर बाल दिवस। आज देश भर में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह दिन गुरु गोविंद सिंह की साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस देखेंगे कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन सिख धर्म के 10वें गुरु जो थे, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को 4 साहिबजादों को साहस और बलिदान को समर्पित है। विशेष रूप से यह दिन छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत में मनाया जाता है। क्लियर? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे थोड़ा सा कि वीर बाल दिवस के बारे में। शहादत की कहानी 1705 ईस्वी में सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे पुत्रों बाबा जोरावर सिंह जिनकी उम्र 9 वर्ष थी, बाबा फतेह सिंह जिनकी उम्र 7 वर्ष थी, को इस्लाम धर्म न स्वीकार करने पर दरबार में क्या किया था? जिंदा चुनवा दिया था। कब? 1705 में। कौन? मुगल गवर्नर वजीर खान है। ठीक है, अटल साहस की मैं बात करूं, इतनी कम उम्र के बावजूद इन्होंने अपनी आस्था और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और बहादुरी से क्या किया? मौत को गले लगा लिया। क्लियर? इस दिन का महत्व की बात करेंगे। युवाओं के लिए प्रेरणा। यह दिन बच्चों और युवाओं को साहिबजादों के साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति उनके बलिदान के बारे में बताता है। सांस्कृतिक विरासत की बात करें, यह भारत की उस विरासत को याद दिलाता है जहां धर्म और सत्य की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी गई है। वीर बाल दिवस की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन यह घोषणा की थी कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब इसकी घोषणा की गई थी? 9 जनवरी 2022 को। प्रथम आयोजन, इसका पहला आधिकारिक वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को वीर बाल दिवस याद रखना है। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। ठीक है, और कब इसका शुरुआत की गई थी? 9 जनवरी 2022 को। पहली बार इसको जो है 2022 में मनाया गया था 26 दिसंबर को। और घोषणा इसकी कब हुई थी? 9 जनवरी 2022 को। कौन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 26 दिसंबर 2025 का विशेष आयोजन इस बार का क्या रहा है कि आज के दिन दिल्ली के भारत मंडपम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसके प्रधानमंत्री साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी। देश भर के स्कूल कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिताएं, चित्रकला और डिजिटल प्रदर्शनियों के माध्यम से साहिबजादों की वीरता की कहानी सुनाई जा रही है। एक छोटा सा नोट तुम लोग याद कर लो कि गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों साहिबजादे अजीत सिंह, जोरावर सिंह, जुझार सिंह,
फतेह सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, जिन्हें 4 साहिबजादे के नाम से भी जाना जाता था। ठीक। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? सिख धर्म के 10वें गुरु थे। क्लियर? ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रहेगी। अब अगली घटना देखेंगे, अटल कैंटीन का विस्तार। दिल्ली सरकार ने कम आय वाले समूहों के लिए 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने वाली जो अटल कैंटीन है, इसके विस्तार की घोषणा की है। तो अब इस विस्तार से इसकी बातों को हम लोग देखेंगे। लक्ष्य क्या है? सरकार ने घोषणा की है कि 2026 के अंत तक कैंटीन की संख्या को 2 गुना कर दिया जाएगा। प्रमुख स्थान, ये कैंटीन अब मुख्य रूप से मंडियों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बड़े सरकारी अस्पतालों के बाहर स्थापित की जा रही है। भोजन की थाली मात्र 5 से 10 रुपए में भरपेट भोजन थाली मिलता है। ठीक है। इसके संचालन का मॉडल कैसा है? इन कैंटीनों का संचालन अक्सर स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है SHGs की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें न केवल गरीबों को सस्ता भोजन मिल रहा है, बल्कि ग्रामीण शहरी महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है इससे। ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। योजना का नाम क्या है? अटल किसान मंजूर कैंटीन। विभिन्न राज्यों के नाम में थोड़ा बदलाव हो सकता है। शुरुआत में इसकी प्रेरणा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखी गई है। नोडल विभाग इसका कौन है? आमतौर पर किसी विपणन बोर्ड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड या सामाजिक कल्याण विभाग इसका प्रबंधन करता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए अटल कैंटीन का दायरा बढ़ाकर उसे शहरी मालिन बस्तियों तक पहुँचाने का निर्णय लिया है? क्लियर? अगली घटना देखेंगे कि मुंबई में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला महानगर बना हुआ है। ठीक है। मुंबई एक ऐसा महानगर है जहाँ पे 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है। और यह भारत का ऐसा पहला महानगर है। मुंबई आधिकारिक तौर पर भारत का ऐसा पहला महानगर बन गया है जहाँ 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हो रहे हैं। 2 अड्डों वाला शहर मुंबई जो है लंदन और न्यूयॉर्क जैसे वैश्विक शहरों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जहाँ एक ही महानगर में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। नवी मुंबई आधारित हवाई अड्डा पहला, दूसरा अड्डा कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय अड्डा। कनेक्टिविटी, यह हवाई अड्डा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और प्रस्तावित मेट्रो लाइन 8 के जरिए मुंबई से जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब हम रक्षा और विज्ञान की बात करते हैं, डिफेंस एंड साइंस। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसरो की बड़ी उपलब्धि, इसरो ने LMB-3 रॉकेट के जरिए अब तक के सबसे भारी उपग्रह ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 6100 किलोग्राम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मिशन की मुख्य विशेषता देखेंगे। लॉन्च की तारीख कब रही है? 24 दिसंबर 2025 को सुबह 8:54 पे। लॉन्च पैड सतीश धवन आंतरिक केंद्र श्रीहरिकोटा। दूसरा लॉन्च पैड रॉकेट बाहुबली LMB-3, जिसे पहले GSLV MK3 के नाम से भी जाना जाता था। उपग्रह का वजन जो है 6100 किलोग्राम 6.1 टन है। यह भारतीय धरती से लॉन्च किया गया है अब तक का सबसे भारी पेलोड है। क्लियर? ब्लू वर्ग ब्लॉक 2 क्या है? देखो यहाँ पे ये वो शब्द यूज हुआ है, उपग्रह। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 क्या है। यह अमेरिकी कंपनी ATS स्पेस मोबाइल का एक अत्याधुनिक संचार उपग्रह है। विशेषता क्या है इसकी? यह दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट LEO में स्थापित किया गया है। उपयोग क्या है इसकी? सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बिना किसी विशेष हार्डवेयर या सैटेलाइट फ़ोन के सीधे आपके सामान 4G 5G स्मार्टफोन को स्पेस आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यानी घने जंगलों या समुद्र क्षेत्रों में जहां मोबाइल टावर नहीं है, आपका फ़ोन सीधे अंतरिक्ष से सिग्नल पकड़ेगा। क्लियर? अब हम अगली घटना देखेंगे कि K4 मिसाइल परीक्षण। भारत ने पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल SLBM K4 का सफल परीक्षण किया गया है, जो देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? मजबूत करता है। यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारत की रक्षा नीति की बात करें, नो फायर्स यूज, परमाणु हथियारों का पहले उपयोग न करना पर आधारित है। ठीक है। ऐसे में परमाणु त्रिकोण का होना जरूरी है। जमीन से अग्नि मिसाइलें, हवा से मिराज और राफेल जैसे लड़ाकू विमान, पानी से अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां और K4 मिसाइल। K4 का महत्व क्या है कि पानी के नीचे तैनात पनडुब्बी से मिसाइल छोड़ना सबसे सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि दुश्मन को इसकी लोकेशन का पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। यह भारत को एक मजबूत सेकेंड स्ट्राइक क्षमता प्रदान करता है।
तो K4 इतना महत्वपूर्ण है कि पानी के नीचे जो पनडुब्बी होते हैं मिसाइल छोड़ना सबसे सुरक्षित माना जाता है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन इसके लोकेशन का पता भी नहीं लगा पाते हैं। के सीरीज का नामकरण सिखाने वाली एक रोचक बात यह है कि मिसाइल सीरीज का जो कि पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। ठीक है, अब देखो K15 है, K4 है, K5 है, सबकी अलग अलग बातें हैं। जैसे K15 750 किमी तक मारक क्षमता है, पहले से ही ये तैनात है। K4 3500 किमी मारक क्षमता है, इसका भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। K5 इसकी 5000 किमी प्लस किमी मारक क्षमता है, ये इसका भी विकास किया जा रहा है, ट्रायल चल रहा है। अगली घटना देखेंगे कि परमाणु नियंत्रण जहाज भारतीय तटरक्षक बल ICG ने स्वदेशी रूप से निर्मित पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को अपने बेड़े में शामिल किया है। तकनीकी और उपकरण की बात करें, तेल रिकवरी प्रणाली, इसमें उन्नत आयल स्कीमर्स और कंटेनमेंट बूम लगे हैं जो समुद्र की सतह से तेल को तेजी से हटा सकते हैं। स्टोरेज टैंक की बात करें तो जहाज में भारी मात्रा में प्रदूषण तेल और रसायनों को जमा करने के लिए बड़े टैंक बनाए गए हैं। हेलीकॉप्टर डेस्क की बात करें, इस पर एक उन्नत ध्रुव ELH या चेटक हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है जो निगरानी कार्यों में भी यह मदद करता है। क्लियर। रणनीतिक महत्व देखेंगे, समुद्री पर्यावरण की रक्षा, भारत का समुद्री तट लगभग 7516 किमी लंबा है। समुद्र प्रताप जैसे जहाज तेल रिसाव जैसी आपदाओं के समय फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हैं। स्वदेशी रक्षा उत्पादन, यह भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज है जो रक्षा निर्माण में हमारी बढ़ती ताकत को दर्शाता है। ब्लू इकोनॉमी की बात करेंगे, समुद्र पर्यावरण को स्वच्छ रखकर यह भारत की ब्लू इकोनॉमी समुद्री संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। क्लियर। कुछ तथ्य हैं जो हमें याद रखना चाहिए, जैसे ICG के महानिदेशक जो दिसंबर 2025 के अनुसार अभी भी महानिदेशक बने हुए हैं, नाम क्या है, परमेशिवमणि। ठीक है, वे भारतीय तटरक्षक के 26वें महानिदेशक हैं। नियुक्ति उनकी अक्टूबर 2024 में कार्यभार संभाला था और दिसंबर 2025 में भी वे इस पद पर सेवा दे रहे हैं। मुख्यालय, भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। नाम का अर्थ क्या है, समुद्र प्रताप का अर्थ है समुद्र का गौरव या समुद्र शक्ति। क्लियर। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आप लोगों को परीक्षा के दृष्टि से याद रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल और कुछ मिसलेनियस चीज़ों को। तो चलिए ये शुरू करते हैं। RBI की तरलता योजना, RBI ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी बढ़ाने के लिए खुले बाजार परिचालन OMO के माध्यम से लगभग $3 ट्रिलियन बनाने की योजना बनाई है। यह योजना कैसे काम करेगी? RBI 2 मुख्य तरीकों से पैसा बाजार में डाल रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन और RBI 2 लाख करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां भी खरीदेगा। प्रक्रिया, जब RBI बैंकों से ये बांड खरीदता है तो बदले में उन्हें पैसा देता है, जिससे बैंकों के पास कर्ज देने के लिए अधिक नकदी उपलब्ध हो जाते हैं। किस्तें, यह खरीद 50,000 करोड़ की 4 किस्तों में की जाएगी, 29 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के बीच। क्लियर। डॉलर रुपया स्वैप की मैं बात करूं, इसके अलावा RBI $10 बिलियन का बाय सेल स्वैप आयोजित करेगा। क्या आयोजित करेगा? बाय सेल स्वैप आयोजित करेगा। इसमें बैंक RBI को डॉलर बेचेंगे और बदले में रुपया प्राप्त करेंगे। क्लियर। RBI ने यह कदम क्यों उठाया है? नकदी की कमी, एडवांस टैक्स भुगतान और त्योहारी सीजन के कारण बैंकिंग सिस्टम में पैसे की कमी हो गई थी। ब्याज दरों को स्थिर करना, नकदी की कमी से अल्पकालिक ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। OMO के जरिए RBI इन दरों में नियंत्रण रखना चाहता है। विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप का प्रभाव, इस रुपया को स्थिर करने के लिए RBI ने पहले डॉलर बेचे थे, उससे बाजार में रुपया कम हो गया था, जिसे अब वापस डाला जा रहा है। क्लियर। आम आदमी और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात करेंगे, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आम आदमी और अर्थव्यवस्था पर? लोन का मिलना आसान होगा, बैंकों के पास अधिक पैसा होने से वे ग्राहकों को आसानी से और कम ब्याज दरों पर लोन दे पाएंगे। रेपो रेट में कटौती का लाभ, हाल ही में दिसंबर 2025 में RBI ने रेपो रेट में 0.25 की कटौती कर उसे 5.25 कर दिया है। तरलता बढ़ाने से इस कटौती का लाभ आम आदमी को EMI तक जल्दी पहुँचाएगा। क्लियर। कुछ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण शब्द भी देख लेते हैं, जैसे तरलता, लिक्विडिटी, वह नकदी जो बाजार में लेन देन के लिए उपलब्ध होती है उसी को तरलता बोलते हैं। सरकारी प्रतिभूति,
सरकार द्वारा जारी किए गए जो बांड होते हैं उसी को सरकारी प्रतिभूति बोलते हैं। स्वैप एक वित्तीय समझौता जहां दो पक्ष मुद्राओं या संपत्तियों की अदला बदली करते हैं, उसी को हम लोग स्वैप कहते हैं। क्लियर। अब ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 की रैंकिंग में इटली की नेपल्स को शीर्ष स्थान मिला है। इस सूची में यूरोपीय शहरों का दबदबा रहा, विशेष रूप से इटली का, जिसमें 10 में से 6 स्थान हासिल किए हैं। ठीक है, इटली शहर जो है 10 में से कितना स्थान हासिल किया गया है, शीर्ष 10 रैंकिंग में 6 इटली के शहर हैं। नेपल्स के नंबर 1 होने का कारण, नेपल्स को पिज्ज़ा की जन्मस्थली कम माना जाता है। यहाँ का पिज्ज़ा मार्गरेटा संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी संरक्षित विरासत का ही हिस्सा है। तो नेपल्स का जो पिज्ज़ा है मार्गरेटा संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी संरक्षित विरासत का हिस्सा है। यहाँ के भोजन की सादगी और ताज़ी सामग्रियों जैसे मोज़रेला चीज़ और टमाटर के उपयोग ने इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेटिंग 5 में से 4.99 दिलाई है। अब ये देख लो, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 की रैंकिंग में इटली के नेपल्स को शीर्ष स्थान मिला है, दिखाई दे रहा होगा। ये देखो 10 सिटी रैंकिंग में इसमें से 6 सिटी ऐसे हैं जो हमारे यूरोप के इटली के हैं। भारत का प्रदर्शन में मुंबई का जलवा रहा है, मुंबई को रैंक 5 मिला हुआ है इसमें। ठीक है, मुंबई लगातार दूसरे शीर्ष वर्ष के टॉप 5 शहरों में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर बना है। इसकी सफलता का श्रेय यहाँ के जीवंत स्ट्रीट फूड कल्चर को दिया गया है। अन्य भारतीय शहर इस सूची में कुल 6 शहरों ने जगह बनाई है। अमृतसर ने 48वीं रैंक, कुलचा और लस्सी के लिए मशहूर। नई दिल्ली 53वीं रैंक, बटर चिकन और छोले भटूरे के लिए मशहूर। हैदराबाद को 54वीं रैंक, हैदराबादी बिरयानी के लिए मशहूर। कोलकाता को 53वीं रैंक, काठी रोल और बंगाली मिठाई के लिए मशहूर। और चेन्नई को 93वीं रैंक, डोसा और इडली के लिए। क्लियर। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।